सेल्सियस ज्यादा होता है। और तो यह A warm and enchanting welcome to the wonderful world of chemistry. मैं हूं शिशिर मित्तल। हम बात कर रहे हैं हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स की। क्या क्या किया हमने इसमें? हमने इसमें प्रिपरेशंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बातें करी हैं, और आज शुरुआत करते हैं थोड़े से रिवीजन एग्जांपल से, और फिर हम सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर आ जाएंगे जो कि है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। राइट, शुरू करें। चलिए देखते हैं। Which of the following is are correct? A. Boiling points of isomeric dihalobenzenes are almost the same. ऐसा है। बॉइलिंग पॉइंट्स उनके लगभग एक जैसे होते हैं। हाँ, देख तो देखा ही था, सच है, दिस इज ट्रू। मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ पैरा आइसोमर इज मोर देन ऑर्थो और बेटा। जी हाँ, मेल्टिंग पॉइंट्स पैकिंग पर बहुत डिपेंड करते हैं, और पैरा आइसोमर रिलेटिवली सिमेट्रिक होता है, उसकी पैकिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सिग्निफिकेंटली बेटर होती है, और मेल्टिंग पॉइंट लगभग 60-70 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है, और तो यह मेटा से। ठीक है। Haloalkanes are soluble in organic solvents. Yeah, they usually are. सच है। And solubility of haloalkanes in water is low. लो कहना एक अंडरस्टेटमेंट है। सच तो ये कि वो पानी में घुलते ही नहीं है, बहुत नेग्लिजिबल घुलते हैं, पर हाँ, एबीसीडी चारों सही है। जी बिल्कुल, चारों सही है, अच्छी बात। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, आइए देखते हैं। मेजर रिएक्शंस क्या है हेलो कंपाउंड्स के? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या मेटल। तीन बड़े बड़े क्लासेस में हम इन रिएक्शंस को बांटते हैं, और सबसे पहले आइए अपना फोकस रखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पर। ऐसे रिएक्शंस जिसमें फंक्शनल ग्रुप बदल जाए। वाओ, ऐसा? जी हाँ। हेलो अल्केन्स की खासियत क्या है आप जानते हैं क्या? काफी रिएक्टिव होते हैं, और अक्सर हेलो ग्रुप को रिप्लेस करके दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स लगाए जा सकते हैं। जैसे अगर OH माइनस लगा दें तो अल्कोहल बन जाएगा, RO माइनस लगा दें तो ईथर बन जाएगा, HS माइनस उसी तर्ज पर लगा दें तो थायोल, साइनाइड लगा दें तो नाइट्राइल, और CrC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस लगा दें तो बकायदा अल्काइंस तक बना सकते हैं इनसे। इसलिए लोग अल्काइल हैलाइड्स को बहुत पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मदद से दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। अच्छी बात है। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन में डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन और अल्काइंस की सिंथेसिस। वैसे तो कई हो सकते हैं, लेकिन एक दो मेजर रिएक्शंस जिनकी हम बात करेंगे। कौन कौन से? अगर आपके पास है ये डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, ये क्लासिकल E1 या E2 एलिमिनेशन। यहां पे E2 एलिमिनेशन की बात हो रही है। E2 मैकेनिज्म में विस्तार से आपने देखा है, जिसमें सईद-जेव्स प्रोडक्ट्स बना करते थे। ये वही एग्जांपल है, मोस्ट ब्रांच्ड एल्कीन ब्ला 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 एंड ऑल दैट स्टफ। और अल्काइंस जो हैं कैसे बनते हैं, इनका एक बड़ा स्पेशल अलग से एलिमिनेशन होता है। अगर विसिनल डायहलाइड्स को सोडामाइड से ट्रीट किया जाए तब वो जरूर अल्काइंस बना देते हैं। कैसे? देखते हैं। आइए एक बार मैकेनिज्म की मदद से देखते हैं। हाँ, ये क्या हो रहा है देखिए। पुराने मैकेनिज्म्स आपने पहले देखे हुए हैं, वो नए नहीं थे। कैसे कैसे क्या देखा था, मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं क्या क्या था। एक बार फटाफट, जो सब्स्टिट्यूशन में आपने देखा हो, ये सारे के सारे क्लासिकल SN2 रिएक्शंस हैं। अच्छा, ये सबके सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स हैं, और मिथाइल प्राइमरी या सेकेंडरी, अगर आपके पास कार्बन है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, लीविंग ग्रुप, अच्छे लीविंग ग्रुप्स हैं, तो आप पाएंगे OH माइनस, RO माइनस, ये सिंपली SN2 अटैक कराते हैं, बैक साइड अटैक, और शांतिपूर्वक ये बनवा लेते हैं। इसमें कोई बहुत लंबे चौड़े नए या महान मैकेनिज्म की नीड नहीं है। ये ऐसा है जो हम ऑलरेडी SN1 SN2 में बहुत डिटेल में देख चुके हैं। हमने कई कई हफ्तों इसको देखा है, तो ये जस्ट यहाँ पे आया तो हमने एक बार मेंशन कर दिया। इसको दोबारा रीडिटेल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जस्ट इसको पढ़ कर चुके ही हैं। ऐसे ही जब आप एलिमिनेशन देखेंगे, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन तो हमने विस्तार से E2 एलिमिनेशन में देखा था, तो हमने उसको संकेत कर दिया। हाँ, ये जो मैकेनिज्म है, कौन सा? विसिनल डायहलाइड से एलिमिनेशन का, इसकी शायद चर्चा इतनी नहीं हुई है। आइए इसको देखते हैं। हाँ, क्या है देखिए। एक्चुअली होता ये है, सोडामाइड वैसे तो बड़ा शक्तिशाली बेस है, बिल्कुल। आप चाहें तो पहला स्टेप, जो पहला एलिमिनेशन है, उसमें NH2 माइनस की बजाय OH माइनस भी ले सकते हैं। अच्छा, और क्या होगा? और आप देखेंगे क्लासिकल जैसे E2 एलिमिनेशन होते हैं, एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट, H और पड़ोसी का Br निकल गया, और आपको एक विनाइलिक हैलाइड मिल गया। क्यों? दो दो Br थे, आपने एक HBr निकाला है, दूसरा बाकी है, आपको ये मिल गया। अब ये जो विनाइलिक हैलाइड है, ये रिलेटिवली इनर्ट है। इसमें आप E2 एलिमिनेशन उतने प्यार से नहीं करा सकते जैसा अब तक कराते आए थे।
अब क्या होगा? अब यहां पे जो नोट करने वाली बात है, सेकेंड स्टेप कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड बाय NaOH या OH माइनस। अपने को एक बहुत भयंकर बेस चाहिए इसके लिए, NH2 माइनस। क्यों? ये इवन CB लाइक मैकेनिज्म है। अच्छा, NH2 माइनस लोन पे डोनेट करेंगे, बिल्कुल, और H प्लस जब निकलेगा तो आप देखिए यहां पर माइनस चार्ज आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और वो माइनस चार्ज धक्के मारेगा, तब जाके रोते पीटते ब्रोमाइड निकलेगा। पर ब्रोमाइड तो अच्छा लिविंग ग्रुप था, हाँ ब्रोमाइड अच्छा जरूर था, पर अगर वो sp2 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ गया, उसका बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, अब वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। इतने मजे से बॉन्ड टूटेगा नहीं, उसे धक्के मार के निकालना पड़ेगा, और धक्के तब पड़ेंगे जब हल्का सा कार्बोनाइनिश कैरेक्टर आ जाएगा, और तब आपको मिलेगा RC ट्रिपल बॉन्ड सी, इस तरह से। अच्छी बात है। तो फर्स्ट स्टेप का मैकेनिज्म E2 है, जी हां, और दूसरा ऐसा E2 है जो लगभग काफी हद तक इवन CB की ओर शिफ्ट हो गया है। कई बार लोग इसे इवन CB भी लिख देते हैं, बट E2 में मना नहीं करेंगे। इट इज नॉट जैसे ये वाला था जो फर्स्ट, जो एक टिपिकल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है जिसमें जायद से प्रोडक्ट बना करते हैं, वो ऐसा E2 है जो हल्का सा टिल्टेड है किसकी तरफ? इवन, स्लाइटली इवन की तरफ, क्योंकि वो मोर ब्रांच्ड अल्कीन देता है। ये लेस ब्रांच्ड अल्कीन या कार्बोनाइन कैरेक्टर पर ज्यादा स्ट्रेस करता है। लीविंग ग्रुप अगर पुअर हो जाता है, मजे से लीव नहीं करता, तो आप देखो बीटा कार्बन पर हल्का हल्का डेल्टा माइनस चार्ज प्रोनाउंस हो जाता है, और जो सो कॉल्ड E2 मैकेनिज्म भी है वो थोड़ा सा शिफ्ट मार जाता है किस तरफ? इवन CB की तरफ। ऐसा होगा। सुंदर एलिमिनेशन रिएक्शन है, बिल्कुल देखने लायक है, और मुझे उम्मीद है आपने इसे ढंग से नोट भी कर लिया है। आइए अब देखते हैं कुछ नया एक्साइटिंग काम, रिएक्शंस विद मेटल्स। वाओ, ये क्या है? ये मजेदार चीज है। देखिए, इसमें हम बनाएंगे एक बहुत ही महान महान मतलब महानतम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओ माय गॉड! और एक वुड्स रिएक्शन है, उसको देखेंगे। ग्रिग्नार्ड से मुलाकात करते हैं। पुराने वैज्ञानिक थे, लगभग 100 बरस से भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया। नोबेल प्राइज मिला था उन्हें बकायदा अपने रिएजेंट के लिए, और बड़ा शानदार काम किया उन्होंने एक ऐसा कंपाउंड बनाया जिसमें कार्बन और मेटल्स डायरेक्टली बॉन्ड कर लेते हैं। वाह, कैसे उन्होंने ये किया? उन्होंने कहा कि अगर आपके पास है अल्काइल हैलाइड, हाँ जी, और जहां हैलाइड जो है वो क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड है, वो फ्लोराइड नहीं हो सकता, बिकॉज फ्लोरीन के बॉन्ड्स थोड़े स्ट्रांग होते हैं, वो काम नहीं करती यहां पे। अगर इसी में आप मैग्नीशियम मिलाएं, सॉल्वेंट होगा सूखा, ड्राई ईथर, कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन इसमें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो एक बहुत ही मजेदार रिएक्शन होता है। उन्होंने कहा अल्काइल हाइड्राइड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बकायदा मेटल से रिएक्ट करते हैं। अच्छा, और क्या करते हैं? वो बनाते हैं RMgX, और ये प्योरली आयनिक बॉन्ड नहीं होता, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर भी अच्छा खासा जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम की एक पोलराइजिंग पावर है। पर फिर भी कार्बन अपने ऊपर माइनस चार्ज रखे। जी हाँ, कार्बन अपने ऊपर माइनस चार्ज रखे, आप देखें। और ये खास बात थी किसकी? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, जिसको खोजा था महान विक्टर ग्रिग्नार्ड जी ने। कब? हो गए 125 बरस हो गए खोजे हुए उनको। ठीक है। ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड्स वर डिस्कवर्ड बाय द फ्रेंच केमिस्ट विक्टर ग्रिग्नार्ड इन 1900। दर्शन भी कर लीजिए, महाराज यही है ना? और फिर क्या होगा? और जैसे मैंने कहा था, 12 बरस बाद ही वॉज हैप्पी एनफ टू रिसीव नोबेल प्राइज। क्यों? उनका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये बहुत वर्सेटाइल रिएजेंट है, और कहां कहां काम नहीं आता। अच्छा, कैसे? आप ये देखिए, मैंने क्या कहा था, RX में आप मैग्नीशियम डालेंगे, ड्राई ईथर सॉल्वेंट है, आपको मिल जाएगा RMgX। बिल्कुल इस तरह से। जी हाँ, अगर आपके पास अराइल हैलाइड है, जैसे एरोमेटिक रिंग से अगर हैलोजन जुड़ा है, तो क्या वो एरोमेटिक रिंग पर माइनस चार्ज ला सकता है? ला सकता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? मैग्नीशियम को थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आपको वार्म करना पड़ेगा, और E2 की बजाय अक्सर THF सॉल्वेंट यूज होता है। क्यों? डाइथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम है, और आपको गर्म करना है, ईथर उबलने लगेगा, उड़ जाएगा। तो कोई ऐसा ईथर चुन लीजिए जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो बॉन्ड है अराइल हैलाइड का, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को तोड़ने के लिए या तो बहुत धीमा रिएक्शन होगा, थोड़ा तेज कराना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको एक दूसरा ट्रिक करना पड़ेगा, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, और सॉल्वेंट इवेपोरेट होने लग जाए, इसलिए एक ऐसा सॉल्वेंट लेने पड़ेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा हो। THF, डाइग्लाइम लोग ले लेते हैं, इस तरह के सॉल्वेंट्स काफी प्रचलन में रहते हैं। THF क्या? ये है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये साइक्लिक ईथर्स, थोड़े भारी इस तरह के ईथर्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा है, उनको ले लिया जाता है। राइट?
ठीक है ईथर ही सारे के सारे ऑफ कोर्स। तो मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर के साथ अल्काइल या हैलाइड्स को लीजिए। अराइल हैलाइड्स को शुरू में थोड़ा सा वार्म करना पड़ता है ताकि रिएक्शन को अच्छे से चालू कर सके। और प्लीज रिमेंबर दोनों ही केसेस में ओवरऑल रिएक्शन अच्छा खासा एक्सोथर्मिक होता है। जब जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है हीट रिलीज होती है, बकायदा सोल्यूशन बॉईल करने लगता है, उसको ठंडा करना पड़ता है ताकि ऐसा ना हो कि कुछ एक्सप्लोड वगैरह हो जाए बाद में। ठीक है ना, राइट। है क्या इसमें, आप देखें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो ईथर की मदद से कॉम्प्लेक्स बनाकर मस्त रहता है। दैट्स नॉट अ बिग डील, उसमें कोई अपनी बहुत ज्यादा रुचि नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि मैग्नीशियम का इसमें बहुत महत्व है। कैसे, मैग्नीशियम की पोलराइजिंग पावर ठीक ठाक है और उसी पोलराइजिंग पावर के ठीक ठाक होने के कारण वो कार्बनायन का लोन पेयर अपनी ओर घसीट लेता है और कार्बनायन के खोपड़ी पर से नेगेटिविटी थोड़ी सी कम कर देता है और इसके चलते कार्बनायन भी कहता है ठीक है यार जी लेंगे हम इस तरह से। अच्छा, और अब क्लोराइड है, ठीक है, जो भी आपके पास, ये हैलाइड है, आपके पास ईथर है, बड़ा मजेदार मामला है। इस तरीके से ये सॉल्वेटेड है। सॉल्वेशन में मैग्नीशियम सॉल्वेट होकर स्टेबलाइज हो जाएगा, उसका महत्व नहीं है। मेन महत्व तो कार्बोनाइन के स्टेबलाइज होने का है और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस वजह से ही कार्बोनाइन बन पाता है क्योंकि वो मैग्नीशियम के साथ टिक जाता है। अच्छा, और ये बॉन्ड कैसा है, क्या ये आयनिक है? ये लगभग 65% के आसपास कोवलेंट कैरेक्टर होता है। तो 2/3 कोवलेंट कैरेक्टर है, 1/3 आयनिक कैरेक्टर है, लगभग अप्रोक्सीमेटली आप ऐसा माने। और तब भी कार्बन पर थोड़ा बहुत जितना माइनस चार्ज होता है उसको लेकर भी कार्बन एकदम पागल हो जाता है। वो बहुत ही भयानक वाला बेस बन जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बेसिस, सबसे दमदार, सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली बेसिस में से है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। NH2- जैसे OH- से बहुत ज्यादा है NH2-, NH2- से भी बहुत ज्यादा है RMgX। इसमें मैग्नीशियम और हैलाइड का महत्व नहीं है, महत्व कार्बोनाइन का है। कार्बोनाइन तो बहुत ही तोड़ फोड़ मचा देने वाले एकदम दमदार, भयंकर, अत्यंत शक्तिशाली रिएजेंट्स होते हैं। ऐसा है, जी हां ऐसा है, ठीक है। They react with any compound that has hydrogen atom attached to the electronegative atom such as oxygen, nitrogen और sulfur। कोई भी जिसको हम कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन है। कौन होती है एसिडिक हाइड्रोजन, अब मैं आपको बताता हूं। यहां तो लिखा है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। मैं आपको इसकी पूरी हिस्ट्री ढंग से बता देता हूं, अगर आप यहां पे अच्छे नोट भी कर लीजिए। एसिडिक हाइड्रोजन इज H attached to a halogen, जैसे HF, HCl, HBr, HI। वाह, क्या ये एसिडिक है? ऑफ कोर्स ये भयंकर रूप से एसिडिक है। बी, यहां हेलोजन लिखा नहीं है पर डेफिनेटली होगा, है ना। ऑक्सीजन फैमिली, पूरा खानदान ले ले तुमने, मतलब मैं तो क्या हूं, लेकिन हाँ ठीक है, महत्व है उसका। जैसे ROH, RSH, RSEH, RTEH, अगर ये आ गए तो इनकी हाइड्रोजन एसिडिक अवश्य है। और ग्रिग्नार्ड इनसे H+ नोच लेगा, जी हां, ग्रिग्नार्ड इनसे H+ चपट लेगा, छीन लेगा, वो रिएक्ट करते हैं उससे। ठीक, ये कौन से हैं? ये वो सब हैं जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन है। और ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एसिडिक हाइड्रोजन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इनऑर्गेनिक की एसिडिक हाइड्रोजन। डोंट फॉरगेट दिस। इनऑर्गेनिक में एसिडिक हाइड्रोजन वो होती है, एसिड वो होता है जो ब्लू लिटमस रेड कर दे, ब्ला ब्ला ब्ला, वो ड्रामा अलग है। और pH VH देखते हैं उसकी। यहां पर तो है, अगर हम सोडियम टपका दें किसी चीज में, क्या बोला, अगर हम सोडियम टपका दें किसी चीज में और हाइड्रोजन के बुलबुले निकले उसमें से, अगर सोडियम के साथ कोई हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है तो उसमें एसिडिक हाइड्रोजन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा मानते हैं। ये बात साफ साफ कम बताई जाती है, लेकिन बड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, तो लिख लीजिए। If any species can release H2 gas, if any species can release hydrogen on adding sodium metal, then that species is considered to have acidic hydrogen in organic chemistry. ये देखिए, ये हो गया। तो आपके पास क्या आ गया? एक हो गया हेलोजन, दूसरा हो गया चॉकोजेंस। पड़ोस में नाइट्रोजन भी है, जी हां। अगर नाइट्रोजन के साथ कहीं भी हाइड्रोजन लगी है किसी भी केस में, कैसे भी, तो ये भी एसिडिक है। एक और केस है RC�BC H, 1 अल्काइंस आर ऑल्सो एसिडिक।
वाह, तो ये सारे केस मस्त एसिडिक स्ट्रेंथ के हैं, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर यहां मेंशन है, बड़ी अच्छी बात है। पर मैंने आपको ये तो है ही, इनके अलावा भी होते हैं, तो मैंने आपको सारे केसेस बता दिए कि भाई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ये सारे एसिडिक हाइड्रोजन हैं। ठीक। और क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन सबसे रिएक्ट करेगा? जवाब है हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन सबसे रिएक्ट करेगा और सबसे H+ छीन लेगा, सबसे एसिडिक हाइड्रोजन H+ के रूप में छीन लेगा। वो एसिड बेस रिएक्शन दिखाएगा इनके साथ। ऐसे कैसे क्या होगा? देखिए, अगर आपके पास है RMgX, यानी कि आपके पास कहीं ना कहीं है R-, और वो लोन पे डोनेट करेगा हाइड्रोजन को, H+ छीन लेगा तो निकलेगा RH, रिलीज हो जाएगा OH-। ऐसे ही अल्कोहल से अगर H+ छिन जाएगा तो बचेगा RO-। इस तरीके से ये होते हैं ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शंस। अच्छा, और एग्जांपल्स दे सकते हैं आप? बिल्कुल, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप लिखिए और बताइए क्या होगा। यहां तो एक क्वेश्चन दे रखा है, उसको बाद में कर लेंगे, और बड़ा आसान से एक लाइन का क्वेश्चन है, उसको इतनी जगह छोड़ देते हैं। आप तो ये बताइए कि मैं RMgX, मैं तो कई बार ऐसे भी लिख देता हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, R- Mg2+ X-, ये ध्यान रखते हुए कि मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर है, हो सकता है खाली 1/3 आयनिक कैरेक्टर पर है। रिएक्शन लिखने में मदद मिलती है इससे। और मान लीजिए मैंने इसे CH3SH मीथेन थायोल से रिएक्ट कराया, कुछ होगा क्या? अच्छा, या मेरे पास है CH3CH2 MgBr, और मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, क्या करें, मान लीजिए मेरे पास है CH3CONH2, क्या ये रिएक्ट करेंगे? हाँ, करेंगे करेंगे करेंगे। कैसे करेंगे, यही तो पूछना है। ये जो इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, जी हाँ, सल्फर से जुड़ी हुई हाइड्रोजन एसिडिक है, नाइट्रोजन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन एसिडिक है। ओ वाह, तो क्या करेंगे? ये R या CH3CH2 ग्रुप, ये क्या H+ नोच लेंगे? जी हाँ, ये H+ नोच लेंगे, ये वाली और ये वाली, RH अल्कीन बना देंगे, और बन जाएगा CH3S-, ये यहां बन जाएगा CH3CONH2 था, एक चला गया तो NH-, ऐसा बन जाएगा। ओ वाह, और इसके साथ वो मैग्नीशियम हैलाइड तो है ही सही। बस ये बच जाएंगे, दैट्स इट, दैट्स इट। अच्छा, ये तो आसान है, देखने में डरावने लग रहे हैं सर, लग रहे होंगे पर है आसान। एक क्वेश्चन और देता हूं, मान लीजिए आपको इमिडाजोल दे दी गई, क्या क्या क्या, जी हाँ, आपको इमिडाजोल दे दी गई, और इसमें हमने CH3MgI डाल दिया, तो क्या होगा? रिएक्शन होगा, कैसा कैसा रिएक्शन होगा? आप देखिए, ये होगा, आप CH3- को अटैक कराइए और आपको मिल जाएगा N टैंग 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 N, इस तरीके से, प्लस मीथेन, जी हाँ, प्लस मीथेन। अच्छा, तो बस जहां से H हाइड्रोजन एसिडिक, वहां से H+ निकालो, जी हाँ, वहां माइनस चार्ज लगाओ, बिल्कुल, और ये H+ को ग्रिग्नार्ड वाले R- में जोड़ दो, बिल्कुल। अच्छा, ये तो बहुत ही आसान है, मैं भी करते तेरे से, ये आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और आपको ये बहुत अच्छे से तुरंत देखते ही आइडिया आना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड वाले रिएजेंट पे किसी ने एसिड की छाया भी डाल दी तो पागलों की तरफ से रिएक्ट करता है, और हम तो मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, और दोनों मर गए, खत्म कहानी, ऐसा रिएक्शन हो जाता है। अच्छी बात है। यहां क्या हो रहा है? यहां तो ग्रिग्नार्ड बना रहे हैं, PHCH2MgBr से बनेगा PHCH2- Mg2+ और Br-, पहले तो ये बनेगा, ठीक है। और फिर जब पानी डाल H3O+, आप उसमें H+ डाल देंगे तो H+ ले लेगा, PHCH3, तो आपको टॉल्यूइन, तो ये एक्स टॉल्यूइन है, जी हाँ, एक्स टॉल्यूइन है, आपको टॉल्यूइन मिल जाएगी। अरे वाह, बढ़िया है। ऐसा ही है, ठीक है। और ये वुड्स रिएक्शन क्या बोला है? ये देखते हैं वुड्स रिएक्शन क्या है। वुड्स रिएक्शन में बहुत मजेदार काम होता है, अल्काइल हैलाइड है आपके पास, आप उसमें सोडियम टपका दीजिए। अरे आपने एसिडिक हाइड्रोजन बताया था, हाँ, क्या क्या बताया था मैंने बताया, आपने कहा था सर कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको टेस्ट करना हो कि किसी कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं, तो हम उसमें मेटालिक सोडियम टपका दें, अगर उससे हाइड्रोजन के बुलबुले निकलते हैं तो इसका मतलब उस कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन है। बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैंने कहा था, ठीक। ठीक उसी तरीके से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर आप ले लें अपने पास, क्या चीज, अगर आप अपने पास ले लें
कोई भी अल्काइल हैलाइड RX, अच्छा, और उसमें साथ में सोडियम टपका दें। क्या क्या क्या? जी हां, आप उसमें साथ में सोडियम टपका दें। इससे हाइड्रोजन के बुलबुले तो नहीं निकलेंगे, लेकिन यहां एक बड़ा अद्भुत रिएक्शन होगा और आपको RR ग्रुप जुड़ जाएंगे और मिल जाएगा एक बड़ा जायंट महा अल्केन। अल्केन मिल जाएगा, जी हां, ऐसे अल्केन मिल जाएगा। बहुत गजब है तो। हाँ है तो अच्छा, ठीक है। कैसे? देखिए, रिएक्शन तो ये है, ड्राई ईथर फिर से सॉल्वेंट है, बात तो ठीक है, और ये हमेशा होगा। सबसे अच्छा ये रिएक्शन प्राइमरी और सेकेंडरी में होता है। और एक बात देखिए, यहां सिमेट्रिक अल्केन ही मिलेगा। क्यों? दोनों आरा ग्रुप एक जैसे हैं जो जुड़ेंगे तो बिल्कुल एक जैसा जुड़ा हुआ, मतलब जिसके दो बराबर के टुकड़े करे जा सके, ऐसा अल्केन ही आपको प्राप्त होगा। मैकेनिज्म कैसा है इसका, कैसे होता है ये रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन दो कॉम्पीटिंग मैकेनिज्म से कहा जाता है। कई वर्षों तक वैज्ञानिक इस काम के लिए लड़ते रहे, फिरते रहे, झगड़ते रहे, किस बात के लिए कि भाई एक ग्रुप कहता था कि मैकेनिज्म आयनिक है, दूसरा कहता था रेडिकल है। धीरे धीरे स्टैब्लिश हो गया कि रिएक्शन पैरेलल में दोनों से चलता है। कुछ अंश आयनिक मैकेनिज्म से चलता है और कुछ अंश रेडिकल से चलता है। मैं दोनों बताऊंगा आपको। पहले देखिए आयनिक मैकेनिज्म। झगड़े की शुरुआत होती है जब सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। सोडियम मेटल है, कहता है ले लो मेरे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आ गए। मेटल्स को इलेक्ट्रॉनों को लालच नहीं होता, पर पूरी केमिकल कम्युनिटी में इलेक्ट्रॉन्स को लोग एलिमेंट्स जो है उनको बहुत लालच होता है, यार कोई तो दे दो अपने इलेक्ट्रॉन, कोई तो ले लो। सारी बॉन्डिंग इसीलिए होती है, सारा झगड़ा इसीलिए होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, ये ऐसा होता है जैसे किसने सिक्के उछाल दिए हों, वो भी गोल्ड कॉइन्स, है ना। लोग लूटने पहुंच जाते हैं, इधर उधर बटोरने पहुंच जाते हैं। अल्काइल हैलाइड उन्हें फटाक से कैच कर लेता है। अल्काइल हैलाइड की ट्रेजेडी देखो लाइफ की। हैलोजन जुड़ा हुआ है किससे? अल्काइल ग्रुप से। हैलोजन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बार बार गुंडागर्दी करके धमकियां देता है अल्काइल को। हाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। तो अल्काइल ग्रुप कहता है कि हाँ जा यार जा, तू रोका किसने? देखा जा भी, जाएंगे तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे। क्या क्या क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उनकी नीयत होती है कि इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएं। लेकिन जैसे जैसे वो अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खसकाते हैं, कि आप देख सकते हैं उसके ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज आता है, उसके ऊपर डेल्टा माइनस, और जैसे ही प्लस चार्ज आता है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और जब माइनस आता है तो हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, और एक सीमा से अधिक इलेक्ट्रॉन झपट कर भाग नहीं पाता। कौन? हैलाइड। भागना चाहता है, नियत में खोट है, पर हिम्मत नहीं होती। क्यों? कार्बन भागने नहीं देता। और जब एकदम से इलेक्ट्रॉन दिखते हैं तो कार्बन कहता है अच्छा तू जाना था ना, जा जा, निकल जा, निकल जा। कैसे? अगर वो निकल गया, जस्ट इमेजिन करिए, इमेजिन करिए कि अगर वो निकल गया तो आपको मिलेगा R प्लस और X माइनस। हाँ जी, और R प्लस में एक इलेक्ट्रॉन डालिए तो R डॉट, और एक और इलेक्ट्रॉन डालिए तो R माइनस बन जाएगा। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, हम यही बात कर रहे हैं। कैटायन से बाकायदा वो एनायन में तब्दील हो जाएगा। हाँ सब हो तो जाएगा, फिर क्या होगा? आप भी देखिए, ये जो इमेजिनेशन बबल बनाया है मैंने, ध्यान रखिएगा, ये वास्तव में मैकेनिज्म नहीं है। दिस इज नॉट अ मैकेनिज्म। ये तो खाली आप इजी वे में इमेजिन कर सकें कि वो माइनस आया कहां से, इसलिए मैंने आपको बताया है। पर इतना जरूर है कि RX में इलेक्ट्रॉन आते हैं और जैसे ही X माइनस सेपरेट होता है आपके पास कार्बन आयन बन जाता है, और कार्बन आयन बिल्कुल सांप की तरह फुफकारता है, एकदम बनते ही झपटता है काटने के लिए। क्यों? बहुत ही अनस्टेबल होता है, इतनी नेगेटिविटी उससे बर्दाश्त नहीं होती। दूसरा अल्काइल हैलाइड है, अटैक खटाक निकाल देता है। RR और X माइनस, ये कैसा है? ये क्लासिकल SN2 मैकेनिज्म है। अच्छा ऐसा होता है? जी हाँ, और क्योंकि ये क्लासिकल SN2 है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी में ही ढंग से होगा, दूसरों में नहीं होगा, पर नंदलेस ये तो हो ही जाता है। ठीक है, अच्छी बात है, लोग बड़े खुश होते हैं कि हाँ जी चलो ठीक है ये तो हुआ। पर लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है। क्या क्या आपको पता है कि वुड्स रिएक्शन से बहुत ही अजीबोगरीब प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं? जैसे अगर आपके पास ये था और आप इसमें सोडियम डालें ड्राई ईथर में, तो पता है इस कायदे में ब्रिजेट पर SN2 अटैक तो नहीं होते? हाँ नहीं होते। इसके बावजूद आपको ये मिल जाएगा। क्या क्या क्या? जी हाँ, और ये तो बहुत गंदी चीज है, कैसे आ गई? अब किसी भी तरह से SN2 मैकेनिज्म से आप इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, ये होना ही नहीं चाहिए, असंभव है। तो फिर वैज्ञानिकों ने कहा जरूर कुछ और भी होता है। क्या होता है? ये होता है, हम देखते हैं, रेडिकल मैकेनिज्म। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, हाँ जी, RX ने इलेक्ट्रॉन लिया, और बस एक ही लिया और R डॉट बना दिया, X माइनस निकल गया। ऐसे हाँ, और ये जो R डॉट है, R डॉट और R डॉट मिलकर RR बना देते हैं।
है तो बड़ा सिंपल रिएक्शन, सिंपल दोनों ही है, पर अब रेडिकल बन रहा है तो आप देखो ब्रिजहेड पर रेडिकल बनना असंभव नहीं है, ये बन सकता है। और अगर ऐसे दो दो रेडिकल बना लिए, अच्छा तो बस ये जुड़ जाएंगे, बिल्कुल जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो फिनाइलिक विनाइलिक ब्रिजहेड ऐसी लोकेशंस जिसमें क्लासिकल SN2 नहीं होता था, वहां ये रिएक्शन बकायदा संभव है, बकायदा हो सकता है और हो जाता है। ऐसी बात है, जी हाँ ऐसी बात है। क्यों? हम आपकी आंखों के सामने है, इसलिए रेडिकल से भी चलता है। तो वुड्स रिएक्शन प्रोसीड्स बाय टू मैकेनिज्म्स। कौन से? एक तो क्लासिकल कार्बोनाइन मैकेनिज्म, जिसमें आप ग्रिग्नार्ड टाइप कार्बोनाइन बनाते हैं, वो बनते ही क्योंकि बड़ा रिएक्टिव है, रिएक्ट करता है, SN2 अटैक करता है और कपलिंग रिएक्शन करके अल्केन बना देता है। अदरवाइज रेडिकल्स के थ्रू भी कपलिंग करा सकते हैं और उससे भी बड़ा सारा अल्केन बना सकते हैं। ठीक, एक दो चीजें ध्यान रखें। अगर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, हाँ जी, तो SN2 रिएक्शन तो तब पॉसिबल नहीं होता, नहीं होता। और ये सच भी है। जब लोगों ने ये कराया, जैसे मान लीजिए टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, इसमें उन्होंने सोडियम डाला, इसमें ड्राई ईथर में, तो पता है उन्हें क्या मिला? क्या उन्हें मिली? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन और आइसोब्यूटिलीन। हाँ, ये क्या हो गया? हाँ, ये बहुत अजीब सी बात है। ये हो तो गया कि आपके पास है CH3 और यहाँ H, या CH2 H और H, और यहाँ पे CH2 और बस C ऐसे, ये है। इसको हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जी हाँ बिल्कुल, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इस तरह से हो जाता है। ये कैसे होगा? लोगों ने चैलेंज किया, इसका क्या मैकेनिज्म होगा? तो इसका मैकेनिज्म अब रेडिकल की बजाय लोगों ने कहा आयनिक से देखो, बड़ा इजी है। कैसे? उन्होंने कहा देख, आपने एक मिनट, आपके पास है थोड़ी जगह, यहां पे ज्यादा अच्छी है, यहां करते हैं। CH3 ये है, आपने सोडियम डाला, बिल्कुल, तो टैंक टैंक टैंक, और यहां ग्रिग्नार्डिश कुछ बन गया एक बार, तो कार्बोनाइन बना और Cl-, बिल्कुल। अब कार्बोनाइन अटैक किस पे करेगा? क्या कार्बोनाइन फिर से, आप देखिए, यहां अटैक कर सकता है SN2 जैसा ना, टर्शियरी पे SN2 अटैक नहीं होते। फिर क्या करेगा? ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो ये E2 एलिमिनेशन जरूर करा सकता है। कार्बोनाइन ने बीटा हाइड्रोजन H+ के तौर पे खींच ली, जी हां, उसने बीटा हाइड्रोजन H+ के तौर पे खींच ली भाई। तो आप ये देखोगे कि वो एक तो ये बना लेगा आइसोब्यूटेन, और यहां से H+ खींचा है तो ये बना लेगा आइसोब्यूटिलीन। ओ वाह, तो ये E2 है, जी हां, ये E2 SN2 की बजाय टर्शियरी में E2 एलिमिनेशन से इस तरह का डिस्प्रपोर्शनेशन संभव हो जाता है, राइट? ऑल्दो दिस कैन बी ऑल्सो एक्सप्लेन, E2 जो एलिमिनेशन था इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किससे? रेडिकल से भी कर सकते हैं, और बेस्ट मैकेनिज्म आयनिक माना जाता है इसका। और इस प्रोडक्ट को, भले ये माइनर प्रोडक्ट है, कब नॉर्मल रिएक्शंस में प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ ये डोमिनेट नहीं करता, टर्शियरी में ठीक ठाक हो जाता है ना। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि भाई दोनों मैकेनिज्म अच्छे हैं। कौन सा? कभी रेडिकल से भी जाता है और साथ साथ पैरेलल में वो आयनिक से भी जाता है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे दोनों सेगमेंट्स। कौन से? वुड्स रिएक्शन भी और ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन भी। आपने देख लिया है, शानदार बात है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नया द्वार खुलते हैं और हम बात कर रहे हैं हेलो अरीन्स की रिएक्शंस की। हेलो अल्केन्स की बात हम कर चुके हैं, अब हेलो अरीन्स को हेलो कहते हैं। आइए देखिए हमारे साथ। दो क्लासेस में बांट सकते हैं इन रिएक्शन को। कौन से? दो या तीन ज्यादा, वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी आएंगे जो उधर नहीं थे, और मेटल्स के साथ रिएक्शन तो खैर पुराने वाले जैसे हैं ही सही। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलो अरीन्स पर, जी हां, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन SNAR। ये कब होता था? ये वो एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म था मेरे भाई, अगर आपको याद हो, एक शक्तिशाली, एक पावरफुल -M ग्रुप लगा हो, कहां पे? ऑर्थो या पैरा लोकेशन पर, तब, और उसका अगर कोई लिविंग ग्रुप है, उसके ऑर्थो या पैरा पर शक्तिशाली -M ग्रुप लगा हो, तो न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, अटैक कर सकता है, टिंग टड़ांग करके बाद में उसको एलिमिनेट कर सकता है, और इस तरीके से ये न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन हो जाया करता था। आई होप यू रिमेंबर, बहुत विस्तार से रिएक्शन मैकेनिज्म्स में ये सारे मैकेनिज्म्स ऐसे हैं जिनकी हमने चर्चा करी है, और वहां इतना सारा टाइम इसीलिए डिवोट करा था कि यहां पर हम फटाफट फटाफट अब 2020 मैच खेलकर उसका संकेत देकर आगे निकल सकें। ठीक है, अगर आपको इसमें याद हो पुराना केस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, तो इसमें आमतौर पर फ्लोराइड जो सबसे पुअर रिएक्शन करते हैं, इसमें फ्लोराइड ज्यादा था, उससे कम था क्लोराइड, उससे कम था ब्रोमाइड,
और सबसे लल्लू और घटिया था आयोडाइड। जी हां, ऐसा ही था। ठीक बात है, तथास्तु ऐसा ही हो। हेलो इसमें अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की। वाओ, इसमें क्या होता है, अगर आपके पास ऑलरेडी एक हैलोजन का ग्रुप लगा हुआ है, कैसा नेचर होता है उसका? अजी बड़ा अच्छा नेचर होता है। नहीं अच्छा बुरा नहीं, मतलब करता क्या है, माइनस आई है और प्लस एम है। याद कीजिए, माइनस आई है और प्लस एम है। नेट असर डीएक्टिवेशन का होता है। क्यों? जिससे हैलोजन जुड़ता है उससे कंगाल करके ही दम लेता है, तो नेट असर तो डीएक्टिवेशन का है। इसके बावजूद हैलोजेंस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि प्लस एम है। माइनस आई के चलते डीएक्टिवेट कर देते हैं और प्लस एम के चलते ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है। मैं आपको याद दिला दूं, हैलोजेंस अकेले ऐसे ग्रुप हैं जो कि इस अजीबोगरीब किस्म की चीज दिखाते हैं जिसमें मीजोमरिक उतना डोमिनेट नहीं करता, जिसमें इंडक्टिव ज्यादा करता है। आमतौर पर मीजोमरिक प्रबल इफेक्ट माना जाता है, पर हैलोजेंस के लिए इंडक्टिव ही डोमिनेंट ग्रुप या डोमिनेंट इफेक्ट देखने में आता है। इलेक्ट्रोफाइल आया, ऑर्थो और पैरा, इस तरह से। तो हेलो ग्रुप्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, और ऑफ कोर्स जानते हैं हम कि वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। ठीक है। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? सरप्राइजिंगली फ्लोरोबेंजीन लगभग आसपास होती है आयोडो के। अच्छा, और ये ज्यादा होती है क्लोरो के, जो लगभग आसपास होता है ब्रोमो के। माइनस आई और प्लस एम ऑपोजिंग इफेक्ट्स हैं। फ्लोरीन का माइनस आई भी ज्यादा है और प्लस एम भी ज्यादा है, और कुल मिलाकर ये अजीबोगरीब चित्र विचित्र सा ऑर्डर देखने में आता है, जो कि अक्सर फॉलो होता है। ये ऑर्डर भी हमेशा फॉलो नहीं होता, बहुत ज्यादा इमोशनल इसके लिए न हो। ठीक, तो ये जो ऑर्डर आपको यहां दिखाया गया है, ये कैसा ऑर्डर है? ये नाइट्रेशन के रिएक्शन में ऑर्डर, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर जो ऑब्जर्व किया गया है वो ये है। ऐसे ही अगर आप सल्फोनेशन या दूसरे रिएक्शंस कराएंगे तो हल्का थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। मोटे मोटे तौर पर जो मैंने लिखा है, फ्लोराइड आसपास और क्लोरोब्रोमो आसपास, यही सच है। ठीक, चलिए क्वेश्चन हो ऐसी बात पे, बिल्कुल। एनिलीन है और NaNO2 HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस डायएजोटाइजेशन कर रहे हैं। डायएजोटाइजेशन करेंगे तो मिलेगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और फिर उसमें क्यूप्रस क्लोराइड डाल देंगे। ओ माय गॉड, तो क्या मिलेगा? यहां पे CuCl डालेंगे, सैंडमेयर महाराज को याद कीजिए, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगी। तो ए क्या है? ए इज नथिंग बट क्लोरोबेंजीन। ठीक है। क्लोरोबेंजीन में अगर आप ब्रोमिनेशन कराएंगे, वाओ, तो क्या मिलेगा? पहले से ही Cl तो लगा ही हुआ है, उसके ऑर्थो या उसके पैरा लोकेशन पर आपके पास जाएगी ब्रोमीन। जी हां, तो ऐसा बनेगा। अच्छी बात है। तो बी और सी क्या है? ये है जी, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो या 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन। अच्छी बात है। एक और, बिल्कुल, NO2 ग्रुप को देखिए, एक शक्तिशाली -M ग्रुप है, और ये अपने ऑर्थो जहां कोई है नहीं और पैरा जहां ये Cl है, इसको एक्टिवेट कर देता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन अटैक। ओ माय गॉड, तो क्या बनेगा? माइनस चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है, जिसको NO2 ग्रुप भी अपने अंदर खींचकर काफी स्टेबलाइज कर देता है। मेटा पे Cl को कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब लौटेगा तो निकलवा देगा Cl माइनस को। NO2 वैसे का वैसा ही है, Cl वैसे का वैसा ही है, और यहां पर OET लग गया है। इस तरह से, जी हां, इस तरह से। शानदार है ये, बिल्कुल शानदार है ये। आप देखें, इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। प्यार मेटल्स के साथ एरोमेटिक हैलाइड्स का या अराइल हैलाइड्स का क्या रिएक्शन होगा? धीमा होगा, मुश्किल से होगा, पर होगा अवश्य। Aryl halides also give analogous compounds when they are treated with sodium in dry ether. अच्छा, जैसे वुड्स रिएक्शन था, वैसे ही एक फिटिग रिएक्शन है। फिटिंग, शर्ट की फिटिंग ठीक नहीं है, नहीं, फिटिंग अलग था, ये फिटिग है। जुकाम हो गया? नहीं, फिटिंग नहीं, फिटिग नाम, उनका ऑफिशियल नाम फिटिग है। अच्छी बात है। क्या बोल गए फिटिग महाराज? उन्होंने कहा है कि इट इज बेफिटिग। अगर आपके पास है अराइल हैलाइड, बड़ी अच्छी बात है, आपके पास है अराइल हैलाइड, आपने उसमें सोडियम डाला और अराइल हैलाइड ऐसे, और क्या किया? ड्राई ईथर में उसे टपकाया। वही पुरानी कहानी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? जी हां, ये वुड्स लाइक रिएक्शन है, और हमने बाइफेनाइल बना दिया है।
प्लीज नोट, किसी भी सूरत में ये SN2 मैकेनिज्म से नहीं हो सकता था, इसमें एक्सक्लूसिव रेडिकल मैकेनिज्म ही काम में आएगा। कैसे? अराइल हैलाइड था, जी हां, उसमें सोडियम डाला आपने, सोडियम ने क्या किया, सोडियम आयंस और इलेक्ट्रॉन यहां गए, तो उन्होंने बनाया अराइल रेडिकल और हैलाइड आयन, और दो अराइल रेडिकल आपस में जुड़ गए और उन्होंने बाइफेनाइल बना लिया। ये तो बहुत ही आसान है, आसान ही है। अरे जब मैकेनिज्म कर लिए हमने बच्चों, तब तो कुछ नहीं बचा, सब आसान है, बहुत ही आसान है। और इस लेकिन वो मैकेनिज्म ठीक से नहीं किए थे हमने, अब क्या करें? अब कर लो। मतलब तुम ये जितनी भी हमारी कथा है, इसको मेन कथा को ध्यान से सुनो। ध्यान रखना, मैकेनिज्म समझ में आना इज वन पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कई बार जो बहुत डीप में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनको भ्रम हो जाता है कि इतना ही पढ़ के पूरी ऑर्गेनिक होगी ना। आपको रिएक्शंस लर्न भी करने हैं, पहले तो लर्न करने हैं, और फिर कुछ रिएक्शंस के मैकेनिज्म समझने होते हैं। हर एक के तो वैसे भी होते भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आपने रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत अच्छे से नहीं भी करे हैं, तब भी अगर आप ढंग से लगातार पढ़ते रहेंगे तो भी फायदा तो आपको निश्चित होगा। कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, इसको तो बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। चलो आप देखते हैं। The mixture of an alkyl and an aryl halide is treated with sodium to give an alkylated aromatic product. ये भी संभव है। ये क्या है? ये है वर्ड्स फिटिग रिएक्शन। मतलब अल्काइल हैलाइड के साथ अराइल हैलाइड मिला दिया। अच्छा, तो क्या होगा? वेल, ये निकाल लीजिए और बेंजीन रिंग में अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, आप अल्काइल बेंजीन बना सकते हैं। वाओ, कितना अच्छा रिएक्शन है ये बहुत ही घटिया रिएक्शन है। क्यों? क्या घटियापन है इसमें? इसमें आपको आरआर और अराइल ग्रुप ये सब भी मिल जाएगा आपस में। कैसे? मेरे भाई, दो तरह के रेडिकल बन रहे हैं ना, तो आर रेडिकल और फिनाइल रेडिकल आपस में भी जुड़ सकते हैं, और वो एक दूसरे के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो आपको एक मिक्सचर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा, और यील्ड्स इस केस में पुअर होंगी। ठीक है, लेकिन मिल तो गया ही है, खुश हो जाइए। चलो, एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन? अच्छी यील्ड्स में वुड रिएक्शन किस किस में नहीं होता? 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन। अच्छा, ब्यूटेन है, 2,3 डाइमेथाइल है। वैसे वुड्स रिएक्शन कंसेप्ट क्या है? अगर ये बनाना है तो देखो, अगर मेरे पास आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है तो उससे मुझे से बन जाएगा, बढ़िया है। तो हो सकता है हेप्टेन, 1 2 3 4 5 6 7। अब कैसे काटोगे हेप्टेन को? फंस जाओगे। एक तरफ 4 कार्बन होंगे तो एक तरफ 3। ऑड नंबर ऑफ कार्बन है तो हमेशा 4 3 3 4 रहेगा। वुड्स रिएक्शन में जब आर बनता था, एक तरह से 2 टाइम्स आर बनता था, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो इवन ही होने चाहिए। ऑड होने में बड़ा पाप है। ब्यूटेन हेक्सेन में तो इवन है, ऑड आ गए, ये ढंग से नहीं बनेगा। ये तो कैसे बनेगा? अगर आपके पास 2 अलग अलग रिएजेंट्स हैं, कौन से? 1 क्लोरोब्यूटेन और 1 क्लोरोप्रोपेन, इनको मिक्स करें तो इनके मिक्सचर से वुड्स रिएक्शन हो सकता है, पर उसमें बहुत कुछ कचरा होगा। ब्यूटेन ब्यूटेन के साथ जुड़ के ऑक्टेन, प्रोपेन प्रोपेन के साथ जुड़कर हेक्सेन, और प्रोपेन ब्यूटेन के साथ जुड़कर हेप्टेन। ये 3 तरह के प्रोडक्ट बनाएगी, तो यील्ड कभी भी अच्छी नहीं होगी। इट कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड। वुड्स रिएक्शन में गुड यील्ड्स में वो बनेंगे जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन होंगे, ऑड वाले नहीं बन सकते। तो ऑड वाला आउट। यस, बॉम्बे बी इज द आंसर, राइट? ठीक है, एक और क्वेश्चन हो जाए। हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट्स विद ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म एन अल्काइल ब्रोमाइड। खुशी की बात है। Which is converted to gaseous hydrocarbon containing less than 4 carbon atoms by Woods reaction. Oh my God. Less than 4 carbon atoms हैं, तो less than 4 की इवन नंबर एक ही है, 2। 2 ही तो हो सकता है ना? तो गैसियस हाइड्रोकार्बन फिर और कुछ नहीं, CH3 ये इथेन है। और हाइड्रोकार्बन ए फिर क्या होगा? वो मीथेन होगा। मीथेन विद ब्रोमीन HNu बना रहा है मिथाइल ब्रोमाइड, जिसमें सोडियम डाल के इथेन बन जाएगी। ए इज मीथेन, राइट? वाह, तो आंसर इज दिल्ली, डी इज द आंसर। एक और क्यों नहीं? An organic compound AC4H9Cl on reaction with sodium and ether gives a hydrocarbon which on monochlorination gives only 1 chloro derivative, then A is। अब ब्यूटाइल क्लोराइड ना, ब्यूटाइल ग्रुप 4 तरह के होते हैं। हाँ जी,
तो 4 तरह के होते हैं, तो वो बहुत अलग अलग ड्रामा कर सकते हैं। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख के दिखा देता हूं, 1 2 3 4 ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये हैं। इनसे आप क्लोराइड जोड़ के देखो, 1 2 3 और 4, ये 4 क्लोरोब्यूटेन्स बनेंगी, अलग अलग डेरिवेटिव्स, है ना। ठीक है, ये क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन या एन ब्यूटाइल क्लोराइड, इसमें अगर जोड़ना है क्या क्या कर रहे हैं आप, मैं सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए इनको जोड़ के दिखा रहा हूं। क्यों, आपको जरूरत नहीं है? नहीं, जरूरत नहीं है मुझे। तो इन चारों का अगर अलग अलग वुड्स रिएक्शन कराया जाएगा तो बच्चों ये बनेगा। ठीक है, अलग अलग तरह की ऑक्टेन्स बनेंगी। ठीक है ना। अब आप ये देखिए, इनका क्लोरीनेशन कराएंगे तो इससे इसमें कितनी जगह क्लोरीन लगा सकते हैं, 1 2 3 4। तो इससे कितने क्लोरो डेरिवेटिव्स बनेंगे? अगर मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनाने हैं तो इससे 4 तरह के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन जाएंगे, 1 क्लोरो ऑक्टेन, 2 क्लोरो ऑक्टेन, 3 क्लोरो ऑक्टेन और 4 क्लोरो ऑक्टेन। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। इससे कितने बन जाएंगे, देखते हैं, 1 2 3 या 4। इससे भी 4 तरह के बन जाएंगे अगर कायरल एटम्स न देखें तो। ये तो स्ट्रक्चरल गिन रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि यहां पे तो 1 बोला था, तो 1 से ज्यादा होते ही फ्लॉप हो जाना है, तो 4 स्ट्रक्चरल बनेंगे, तो भाई ये भी नहीं होना चाहिए। इससे इसको देखिए, ये कितना सिमेट्रिक है, ये सारी लोकेशन एक जैसी हैं। जी हाँ, इनमें कहीं भी सीएल लगाएं, बात देखिए। जी हाँ, तो इससे ओनली 1 क्लोरो डेरिवेटिव मिलेगा। जी हाँ, कौन सा था ये, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अच्छा, ए, जी हाँ, तो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड आंसर है। तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लास्ट वाला भी कर लीजिए, 1 1 1 1, इससे 1 मिलेगा, इससे 2 अलग अलग, और सॉरी 3 अलग अलग तरह के डेरिवेटिव्स इससे भी मिल जाएंगे। 1 वाला खाली 1 है, कौन सा, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ए इज द आंसर, राइट। और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसमें मैंने सारे ऑप्शन ड्रॉ करके स्केच करके बता दिए हैं। डन। अगला क्वेश्चन है, इन मेनी केमिकल रिएक्शंस द कंपाउंड्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर, या इन द रिएक्शंस, ठीक है, NaNO2HCl और 5 डिग्री सेल्सियस है, कुछ ए बना है, HbF4 के साथ हीट करके बी बना है। अब ये बड़ा क्यूट सा रिएक्शन है, HbF4 के साथ ये दो डायएजोटाइजेशन करा रहे हैं। ठीक है, किसका करा रहे होंगे भगवान जाने, HbF4 और हीट, फ्लोरोबेंजीन में सब टोटके हुआ करते थे। हाँ जी, अच्छा, ये है बिल्कुल। तो ए क्या होगा, ए बच्चा लोग ये हो जाएगा N2 प्लस Cl माइनस, और बी हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन। रिएक्शन तो हमने देखा था, और हो ना हो शुरुआत में एनिलीन रही होगी। अच्छा, ये तो ठीक था, पर ये गलत है ना, तो ए नहीं है, दोनों गलत हैं, तो बी नहीं है। सी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड फ्लोरोबेंजीन, सी सही है। कांट यू सी, सी इज करेक्ट, देयर वी आर। एआई ट्रिपली का क्वेश्चन है। एआई ट्रिपली क्या है, ये पुराने जमाने में जेई मेन का एक अलग से नाम था, उसे एआई ट्रिपली बनाने का फैशन कुछ वर्षों के लिए चला था, और खुल जा सिम सिम, अगला जो पड़ाव है उस पर हम आ गए हैं। मोनो हेलो डेरिवेटिव्स की हमने जी भर की बातें करी हैं, और अब हम कुछ पॉली हेलोजन कंपाउंड्स की बात करना चाहते हैं। अच्छा, वो कार्बन एटम्स या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें एक से ज्यादा हेलोजन एटम्स हैं, वो कहलाते हैं पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, कई जगह काम आते हैं, मोस्टली जहर होते हैं और उसी जगह काम आते हैं। एग्रीकल्चर में काम आते हैं, जी हाँ, इंडस्ट्री में काम आते हैं, बिल्कुल दवाइयां बनाने में काम आते हैं, एग्रीकल्चर में अलग अलग तरह के इंसेक्टिसाइड्स या जहर बनाने के काम में आते हैं। अच्छी बात है, जैसे कई सारे हैं, तो ये सैकड़ों हजारों लाखों कंपाउंड्स, हमारे काम के 5-6 हैं, उनको हम देखेंगे। ड्राई क्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, अच्छा, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म, इसको भी देखेंगे हम। तो ये है आयोडोफॉर्म, इसको भी देखेंगे। टेट्राक्लोरोमीथेन, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फ्रेयॉन्स और डीडीटी, सबके दर्शन होंगे बारी बारी, लेकिन सबसे पहले डाइक्लोरोमीथेन, CH2Cl2। मिथिलीन क्लोराइड भी कहते हैं लोग प्यार से, क्यों, CH2 ग्रुप को मिथिलीन ग्रुप कहा जाता है, और इसे 2 क्लोराइड जुड़े हैं, तो मिथिलीन क्लोराइड या मिथिलीन डाइक्लोराइड, दोनों ही नाम से लोग बुला लेते हैं। ठीक, कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस काम आती है तो सारे जहर, तो किस टाइप का जहर, एटसेट्रा एटसेट्रा, स्ट्रक्चर देखिए।
कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। टेट्राहेड्रल, जी हाँ टेट्राहेड्रल है। कायरल है? ऑफ कोर्स कायरल नहीं है। ठीक। किस काम आती है? इट इज अ पॉपुलर सॉल्वेंट या नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ये थिनर के काम आती है। पेंट के धब्बे लग गए हो कहीं से तो उसको रिमूव करने के काम में आती है। इस तरह से मजे से इवेपोरेट भी हो जाती है, तो वहां पे भी ठीक है। तो इसलिए ये एरोसोल्स में एज अ प्रोपेलेंट काम में आती है। वहां कहेंगे ये क्या बोला है, एरोसोल में ऐसे प्रोपेलेंट क्या होता है? डीओ स्प्रे वगैरह छिड़कते हैं लोग। हाँ जी, वैसे तो डाइक्लोरोमीथेन उसमें फॉरबिडन होती है, कोई शुभ चीज नहीं कि डाली जाए, लेकिन फिर भी चोरी पे थोड़ा बहुत तो यूज हो जाती है ना। तो कभी भी आपको हाई प्रेशर से कुछ छिड़कना है, कहीं कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स को हवा में फेंकना है, तो उन सब में जो है प्रेशर क्रिएट करने के काम में डाइक्लोरोमीथेन की वेपर्स काम में आती हैं। तो वहां पर भी इंडस्ट्री में एक काम में आती है। मेटल क्लींजिंग, बर्तन साफ करने के काम में आती है। कैसे? जो भी ऑयल बेस्ड या ऑर्गेनिक कंपाउंड लग जाते हैं, ऑयली कोई कीचड़ विचड़ लग जाती है, एक तो मिट्टी बेस्ड होता है, मिट्टी बेस्ड तो पानी से साफ होता है। ऑयल बेस्ड जो कचरा होता है उसको अगर आपको साफ करना है तो वहां पर CH2Cl2 इज गुड, वहां पे काम में आ जाते हैं। अच्छा, ये पेंट रिमूव कर रहे हैं तो जी हाँ, क्या किया है? CH2Cl2 छिड़क दिया है और अब उसके बाद पेंट हटाने की जुगत चल रही है। अच्छी बात है, ठीक है। एरोसोल, मैंने कहा था ना, वो स्प्रेज वगैरह में ये काम में आती है। प्रोपेलेंट मतलब जिनके साथ प्रेशर, जिसके कारण, जिसकी वेपर्स के कारण प्रेशर बन जाता है, और वो चीज आप छिड़क सकते हो। जैसे वो होते हैं ना, रूम में डिओड्रेंट्स आते हैं, रूम स्प्रे आते हैं। अब रूम स्प्रे में आप CH2Cl2 छिड़क दीजिए, क्योंकि उसमें खुशबू के पार्टिकल तो बहुत कम होते हैं। बहुत ज्यादा खुशबू डाल देंगे तो आपका दिमाग घूमने लग जाएगा, प्लस महंगी भी पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए जो है उसको एरोसोल के साथ या CH2Cl2 के साथ मिलाकर फिर देते हैं कि भैया छिड़क लो आराम से। हिट विट छिड़कना है तो उसी में जहर घोल देते हैं ताकि कॉकरोच वगैरह मारे जा सके। ज्यादा मात्रा में एक सस्ता केमिकल चाहिए होता है, उस काम आती है CH2Cl2। अच्छी बात है। क्या कर रहे हो? ये मेटल साफ कर रहे हैं ताकि कचरा वचरा हट जाए यार, ठीक है। क्या इसका कोई बुरा असर तो नहीं होता? ये सारे इस तरह के हेलो डेरिवेटिव्स जहर होते हैं, हमने पहले भी कहा था। निश्चित बुरा असर होता है इनका। जैसे ये इंसानों के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देती है। हे भगवान, तो बहुत दुष्ट है। हाँ बिल्कुल। आप देखें, हल्का सा सुनाई कम देगा, दिखाई कम देगा, आपको थोड़ा सा जो है नम्बनेस उंगलियों में फील होगी, आपको लगेगा जैसे आपको महसूस नहीं हो रहा है कुछ, और उल्टी सी आने लगेगी। ये लिमिटेड टाइम तक एक्सपोजर हुआ है तब। और अगर आप रोज ही इसी कार्य व्यापार को चला रहे हैं तो ये इफेक्ट धीरे धीरे बढ़ जाएंगे और परमानेंट भी होने लग जाएंगे। तो ये किसी भी तरह से बहुत शुभ चीज नहीं है। न्यूरॉन्स के दर्शन करिए, इन्हीं न्यूरॉन्स को डैमेज करती है कौन? CH2Cl2। आप देखिए, कानों की टेस्टिंग करी जा रही है ताकि लोग, डॉक्टर देख सके कि दुर्दशा कहां हुई, व्हाटएवर। डायरेक्ट टच कर ले तो स्किन में जलन होने लग जाएगी, लाल पड़ जाएगी। आंखों में डाल लें तो आई ड्रॉप्स नहीं है कि आंखों में डाल लें, कॉर्निया डैमेज करके अंधापन ला सकती है। तो ये सब कोई बहुत शुभ चीजें नहीं है। बट जब किसी ने कहा नहीं कि आप उसके सागर में डुबकियां लगाएं, उससे आंखें धोएं, दूर रखें उसे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अ पॉलीहेलोजन कंपाउंड? एक छोटा सा क्वेश्चन है, स्वीट सा। पॉलीहेलोजन कंपाउंड कौन कौन से हैं? क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, DDT, सारे के सारे हैं भाई, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। क्लोरोफॉर्म कैसी है? क्लोरोफॉर्म बड़ी खुशबूदार होती है, बड़ा मजा आता है, सूंघ के लोग बड़े खुश हो जाते हैं। अरे पर लोग तो बेहोश हो जाया करते थे। बेहोश भी होते हैं और मदहोश भी, ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ, जो भी होना होता है हो जाते हैं। स्ट्रक्चर क्या है इसका, यूजेस कैसे है इसकी, इसके कोई बुरे असर होते हैं? बुरे, मैंने पहले वार्न कर दिया, सबके बुरे असर तो हैं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, क्या आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, बड़ा प्यारा सा है, ठीक है। और किस काम आती है? एक तो फ्रेऑन R22 बनाने के काम में आती है। ये क्या है, फ्रेऑन्स की बात करेंगे, अभी देख लीजिएगा आप किस काम आ रही है, बड़ा आपको भी खुशी होगी जान के। ये रेफ्रिजरेशन में काम में आती है। कैसे? वो कहते हैं ना कि एसी की गैस निकल गई है, फ्रिज की गैस निकल गई है, तो गैस भरी जाती है, वो गैस और कुछ नहीं, फ्रेऑन होती है। अच्छा, वो बनाने के काम में आती है CHCl3। और जैसा हमने कहा था, बेहोश करने के काम में आती है, ठीक है। आजकल इतना पसंद नहीं किया जाता इसको, क्यों? क्योंकि अगर आप ज्यादा मात्रा में यूज कर देंगे तो फिर हो सकता है दोबारा कभी होश ही ना आए मरीज को, है ना। तो ये बहुत सेफ एनेस्थेटिक अब नहीं मानी जाती। आप यहाँ तस्वीर भी देख रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई जा रही है। क्यों? पुराने जमाने में जब दूसरे अच्छे एनेस्थेटिक्स उपलब्ध नहीं थे तो लोग, क्लोरोफॉर्म काफी शुरुआती एनेस्थेटिक्स में थी, हाँ, वहां तो ऑफकोर्स काम आती ही थी, ठीक है। नुकसान क्या क्या है? अब बेहोश हो जाता है आदमी तो बेहोशी तो छाएगी ही सही, थकावट महसूस होगी, सिरदर्द होगा, लिवर और किडनी फेल करा सकती है, ये तो किसी भी सूरत में बहुत शुभ नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जो भी है, जैसी भी है फाइन। क्लोरोफॉर्म के बारे में क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। क्लोरोफॉर्म को हमेशा डार्क कलर की एम्बर कलर्ड बॉटल्स पर रखा जाता है।
ये एम्बर कलर्ड बॉटल्स क्या होती हैं? ये ब्राउन कलर की ट्रांसपेरेंट बॉटल होती है ना, आपने शायद अगर कभी दवाई की शीशियां वगैरह देखी हो, सिरप्स वगैरह आते हैं तो भी वो ब्राउन कलर की बॉटल में कुछ सिरप्स हमेशा रखे जाते हैं, कुछ तो नॉर्मल ट्रांसपेरेंट व्हाइट होता है, कुछ ब्राउनिश कलर की बॉटल्स भी यूज करी जाती हैं। क्यों उनको एम्बर कलर्ड बॉटल्स कहा जाता है? उसमें क्यों रखा जाता है? एक्चुअली एक और टोटका भी होता है। हमेशा क्लोरोफॉर्म को ऊपर तक भर के रखा जाता है। मतलब जैसे ऐसा माने आप इसे, जैसे आपके पास एक खूब बड़ी बोतल है, हाँ जी, और उसमें आपके पास खूब सारी क्लोरोफॉर्म थी लैब में, आपको बड़ा मजा आया। आपने एक बार एक सेट ऑफ प्रैक्टिकल्स कराए बच्चों को और आपकी लगभग आधी बोतली खत्म हो गई। ठीक है, अभी आधी, अच्छा लास्ट दिन था, उसके बाद गर्मी की छुट्टियां लग रही थी, तो आपने क्या किया? आपने बॉटल बंद करी और चले गए? नहीं, जो लैब इंचार्ज है वो ये नहीं कर सकते। उन्हें ये पूरी बोतल का बची खुची क्लोरोफॉर्म एक छोटी बोतल में शिफ्ट करनी होती है। क्या बात करें, जी हाँ, कोशिश ये करते हैं कि ईथर्स को या क्लोरोफॉर्म को छोटी बोतल में शिफ्ट कर दें जो लबालब भरी हुई हो। आधी भरी हुई बोतली नहीं रखी जाती। ये अंधविश्वास है? नहीं, इसका बड़ा वैज्ञानिक कारण है। एक्चुअली होता क्या है कि पड़े पड़े हवा में तो ऑक्सीजन होती है, जी हाँ, लाइट की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से स्लोली ऑक्सीडाइज हो जाती है। क्या करती है? वो बनाती है अत्यंत विषैली फॉस्जीन COCl2। अच्छा, और ठीक HCl वगैरह जो बनता है बन जाता है साइड में। फॉस्जीन एक बहुत ही विषैली गैस है। निश्चित रूप से आप नहीं चाहेंगे कि आप फॉस्जीन जैसी गैसें सूंघें और यमराज के दर्शन करें। इस वजह से इससे बचने के लिए लोग, अच्छा ये ऐसा नहीं कि रातों रात हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, आपने टेस्ट ट्यूब डाली और धमाके से एकदम से फॉस्जीन बन जाएगी, पर अगर आप आराम से उसको पड़ी रहने दें और वो 1-1.5 महीना रखी रहे, बिल्कुल डर है कि ये हो सकता है। इससे बचने के लिए ऐसे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। अच्छी बात है। देखिए क्लोरोफॉर्म, दर्शन कर लीजिए, रखी है। ये क्या है? फॉस्जीन गैस को बनाकर छिड़का जा रहा है किसके ऊपर? इन बेचारे इंसानों के ऊपर। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दृश्य हैं, जब इनके ऊपर छिड़क दिया गया और दम घुटने से या उस विषैली गैस से इन बेचारों की मृत्यु हो गई। हाँ, जो भी है, इंसान आप देखें क्या क्या करता है। वही केमिकल्स हैं जिनसे दवाएं बनाई जाती हैं और वही केमिकल्स हैं जिनसे जहर भी बनाए जाते हैं। और ये बड़ी विडंबना है कि इंसान किसी के निर्माण के लिए भले ही 1 रुपया न दे, लेकिन इस दूसरों के विनाश के लिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तत्पर हो जाता है। लेट्स होप वी आर अ बेटर सोसाइटी इन फ्यूचर। Which of the following is correct regarding chloroform? क्लोरोफॉर्म के लिए क्या क्या सच है? It is stored in closed dark colored bottles. खुली बोतल में तो रख नहीं सकते, उड़ जाएगी, सब लोग बेहोश हो जाएंगे, सही बात है। It is used as anesthesia in surgery. It was used, पर कभी कभी आज भी यूज कर लेते होंगे लोग, ठीक है। टेट्राहेड्रल है, all of above, हाँ ठीक है, all of above, सिंगल करेक्ट है, all of above, no doubt। तीसरे आइटम पर आ गए हम, CHI3 उर्फ ट्राई आयोडोमीथेन, जिसे लोग प्यार से आयोडोफॉर्म कहते हैं। अच्छा, क्लोरोफॉर्म और वैसे ही आयोडोफॉर्म, जी हाँ, जैसे क्लोरोफॉर्म वैसे ही प्यारी सी है आयोडोफॉर्म। कैसी है? भारी भरकम है, उसमें एक नहीं दो नहीं 3-3 आटम लगे हैं महान आयोडीन के, वजन काफी ज्यादा है और ये है एक एंटीसेप्टिक। जी हाँ, आयोडोफॉर्म बहुत मजे से टूट जाती है और वो I2 छोड़ देती है। CHI3 में वैसे भी आयोडीन की कमी तो है नहीं, और कार्बन आयोडीन का बॉन्ड वीक होता है तो मजे से टूट भी जाता है और आयोडीन निकल जाती है। और आयोडीन एक बढ़िया एंटीसेप्टिक है, तो आयोडोफॉर्म भी एक बढ़िया एंटीसेप्टिक के काम में आती है। कोई घाव लग जाए, चोट लग जाए और हल्की सी स्किन खुरच जाए जहां पर आपको एंटीसेप्टिक लगानी हो, तो लोग उस पर आयोडोफॉर्म अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, कलर कैसा होता है उसका? येलोइश कलर की होती है आयोडोफॉर्म, ठीक है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बहुत मजेदार कंपाउंड है। ये एक बहुत ही पॉपुलर इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है जो कचरा पट्टी, ऑयल्स, ग्रीस, इन सबको घोलने के काम में आता है और ड्राई क्लीनिंग के काम में आता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? आप देखिए, एक कार्बन से 4 Cl जुड़े हैं, परफेक्टली सिमेट्रिक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। sp3 हाइब्रिड कार्बन है CCl4 में। अच्छा, किस काम आता है? वेल, अगर आप देखें, ये एक बहुत ही पॉपुलर डिग्रीजिंग एजेंट है, जैसे मैंने कहा था, बहुत सस्ता मिलता है। तो अगर ग्रीस साफ करनी, ग्रीस समझते हैं ना, वो साइकिल में ग्रीस लगाते हैं ताकि वो लुब्रिकेट का काम करे, तो लुब्रिकेट्स के तौर पर ग्रीस या ऑयल बेस्ड चीजें कई जगह लगाई जाती हैं, उनको साफ करने के लिए ये CCl4 एक बहुत ही पॉपुलर सॉल्वेंट है। कुछ जगहों पर लोग बकायदा ड्राई क्लीनिंग में इसका काम लेते हैं, यस, है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फायर एक्सटिंग्विशर भी है। क्यों? बहुत मजे से उड़ जाता है और उसकी फ्यूम्स बहुत भारी होती हैं, तो ये आग तक ऑक्सीजन को पहुंचने नहीं देता, क्योंकि वो उसको खुद कवर करके बैठ जाता है और आग को अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो आग बुझ जाती है। स्पेशली खुली जगहों पर आग बुझाने के लिए इसका काम लिया जाता है और इसका नाम है पायरीन। CCl4 को पायरीन के नाम से फायर एक्सटिंग्विशर्स में भर भर के भी बेचा जाता है। एक पायरीन ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये क्या है? फीडस्टॉक इन द सिंथेसिस ऑफ फ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जी हाँ, जिसको कहते हैं CFCs या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उनकी सिंथेसिस में ऑफ कोर्स ये एक बहुत वैल्यूएबल रिएजेंट के रूप में काम में आता है और इसको थोड़ा बहुत इसमें से कुछ सब्स्टिट्यूट करके कुछ चेंज कर सकते हैं, सॉल्वेंट के काम में ले सकते हैं, कई जगह काम में आ जाता है, ठीक है। ये क्या है महाराज? डिग्रीजिंग एजेंट है, ग्रीस साफ करने के काम में लाया जा रहा है, आग बुझाने के काम में लाया जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। कुछ बुरा तो नहीं होता इससे बस ज्यादा कुछ नहीं होता, हार्ट अटैक हो सकता है, उल्टियां आती हैं, जी में चला सकता है, नर्वस सिस्टम डैमेज होकर आप अंधे और बहरे हो सकते हैं, यही सब हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। ये तो बहुत गंदे हैं, ऑफ कोर्स गंदे हैं, मैंने पहले ही कहा था इनमें से कोई भी अमृत नहीं है, तो सारे के सारे संदिग्ध और गड़बड़ ही ऐसे ही है, क्या किया जाए, ठीक है। नर्वस सेल डैमेज, हार्ट अटैक, भयानक है ये सब है जो है। तो ये बात करते हैं फ्रेयॉन्स की। वाओ, फ्रेयॉन्स क्या है? फ्रेयॉन्स आर नथिंग बट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। कई बार लोगों ने CFCs कहते हैं। अच्छा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली कॉल्ड फ्रेयॉन्स। मतलब मीथेन है CH4,
हाइड्रोजन हटा के हेलोजेंस लगा दीजिए, Cl या F लगा दीजिए। ईथेन है C2H6, हाइड्रोजन हटाकर Cl या F लगा दीजिए, अलग अलग रेशियोज में जैसे चाहे लगाते जाइए और आपको जो सारे कंपाउंड्स मिलेंगे वो पूरा खानदान कहलाता है फ्रेयॉन्स। अच्छा, तो फ्रेयॉन एक कॉमन नाउन है। जी हाँ, स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यूजेस क्या है, कोई नुकसान तो नहीं है इनके, नुकसान तो ये हर चीज से निकलने वाले। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सबसे मशहूर है फ्रेयॉन 12 CF2Cl2। हाइड्रोजन नहीं, ऑफ कोर्स हाइड्रोजन नहीं रहती फ्रेयॉन्स में, सारी हाइड्रोजन को हटाकर Cl और F लगा दिए जाते हैं। अच्छा, तो CH3F या CH3Cl कोई फ्रेयॉन नहीं है, CF2Cl2, CF3Cl इस तरह की चीजें फ्रेयॉन कहलाएंगी। फिलहाल मिलिए फ्रेयॉन 12 से। रेफ्रिजरेटर में गैस के तौर पर भरी जाती है अक्सर ये। अच्छा, और ये एयर कंडीशन वगैरह में जो गैस सो कॉल्ड निकल जाती है उसमें कई जगह फ्रेयॉन 12 बहुत पॉपुलर यूज में आती है। ठीक, एरोसोल प्रोपेलेंट के तौर पर भी आती है, बिल्कुल, वो तो CH2Cl2 थी, कई चीजें आती हैं, CFCs भी बहुत पॉपुलर है एरोसोल प्रोपेलेंट्स के तौर पर। अच्छा, ऐसा है, जी हाँ ऐसा है, अच्छी बात है, ठीक है। फ्रेयॉन्स कैसी होती हैं, स्टेबल होती हैं, बिल्कुल इनर्ट होती हैं, रिएक्ट नहीं करती क्योंकि बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ काफी होती है, तो दे आर नॉन रिएक्टिव, टॉक्सिक नहीं होती। वो जहर है, क्लोरोफ्लोरो अक्सर क्लोराइड्स वगैरह जहर होते थे जब तक हाइड्रोजन बची थी। अगर कार्बन के सारी हाइड्रोजन निकल गई है, सिर्फ हाइड्रोजन बचे हुए हैं, बॉन्ड्स बहुत स्टेबल है, रिएक्ट ही नहीं करते, तो कूड़े की तरह पड़े रहते हैं, दे आर नॉट टॉक्सिक। दे आर इजिली लिक्विफाइबल गैसेस है और हल्के से प्रेशर से ही वो लिक्विफाई कर सकती है, उतने ही मजे से वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ये उनकी सबसे खास बात है और यही उनकी सबसे यूजफुल प्रॉपर्टी है, जिसके कारण वो रेफ्रिजरेंट्स के तौर पर यूज होती है। एक नुकसान जरूर है, अगर स्ट्रेटोस्फीयर में चली जाती है, वो धरती में अलग अलग लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, तो और उसमें एक लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर जिसमें ओजोन गैस बनती है और एक लेयर के रूप में धरती को ढकी रहती है। ओजोन की खास बात क्या है, ये जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सूर्य से, उनका एक बड़ा अंश उस ओजोन की लेयर से रुक जाता है, रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाता है और कुछ अंश ही नीचे आ पाता है। अगर वो ओजोन लेयर न हो तो सूर्य की इतनी प्रचंड किरणें जो हमारे तक आती हैं, ये हमें जलाकर भस्म कर दें, अलग अलग तरह के कैंसर वगैरह पैदा करके जीवन को धरती से नष्ट कर दें। बहुत भयानक है, तो हाँ जी, और ये ओजोन की प्यारी सी लेयर हमें बचा के रखती है। लेकिन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम यूज करते हैं, जब भी आप वो डियो स्प्रे छिड़कते हैं और आप बड़ा मस्ताना फील करते हैं, आप ओजोन लेयर की ऐसी कर रहे हैं, क्यों? उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपने निकाल के छिड़क लिया अपने ऊपर, जो कि इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, इवेपोरेट होकर धीरे-धीरे एक आध आदमी करता तो कोई बात नहीं थी, अगर पूरी दुनिया ये सब करने लग जाए तो फिर क्या होता है कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन धरती से उड़ते-उड़ते धीरे-धीरे, क्योंकि रिएक्ट तो करते नहीं, ये 200-200 वर्ष तक पड़े रह सकते हैं, तो डिफ्यूज करते-करते ग्राहम्स लॉ के हिसाब से उनके आशीर्वाद से ये धीरे-धीरे स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाते हैं और पहुंच चुके हैं। फिर वहां क्या करते हैं, ट्रोपोस्फीयर से स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाते हैं बदमाश, तो वहां ओजोन की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, ये जब इन पर यूवी रेस पड़ती हैं तो ये अलग अलग ऐसे सीएल रेडिकल्स वगैरह छोड़ते हैं जो ओजोन को डिकम्पोज करना शुरू करते हैं, तो ओजोन डिकम्पोज हो जाती है। जी हाँ, तो ओजोन लेयर में होल्स पैदा होने लगते हैं या धीरे धीरे ओजोन की लेयर झीमी हो जाती है, पतली हो जाती है, अल्ट्रावायलेट रेस को उतने अच्छे से रोक नहीं पाती और धरती का वो सुरक्षा कवच हट जाता है। ये सब बुरा है, ये बहुत ही बुरा है और ये सब बुरा है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज इसीलिए वर्ल्ड वाइड डिस्करेज किया जाता है। लेकिन जो सबसे बड़े पोल्यूटर्स हैं वो अड़े हुए कि नहीं हमें बहुत मजा आता है, हमारी इकोनॉमी चल रही है, वो रुकते नहीं है। जो भी है ये जान लीजिए आप इसके बारे में, एक आध क्वेश्चन करेंगे। फ्रेयॉन 12 के यूजेस क्या हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। जी हाँ, ऑल ऑफ दीज सारे ही यूज हैं जी, ठीक है, बस इतनी सी बात है। और लास्ट में है DDT, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, DDT। अच्छा, गजब चीज है ये, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राई, जो भी है। मुल्लर महाराज ने इसको खोजा था, जिसके लिए उनको बकायदा नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। गजब, ये एक बहुत ही पॉपुलर विष है, ये कीड़े मारने का एक जहर है जो जगह जगह छिड़क कर लोग बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मुल्लर साहब को नोबेल प्राइज मिल गया, लोगों को बड़ी खुशी हुई। और वर्ल्ड वाइड इसको मच्छरों को मारने में, कीड़ों को मारने में, चींटियों को मारने में यूज किया गया। उस समय तो लगा कि मलेरिया और डेंगू से बचाव हो रहा है, बाद में जब जैसे लोगों को समझ में आया कि तो हम अपने ही वातावरण में जहर छिड़क रहे हैं और इससे लोगों को कैंसर हो रहा है और लोग मर रहे हैं, तो अब लोग थोड़ा सा कंट्रोल में आए हैं और उसको डिस्करेज करते हैं, लेकिन फिर भी यूज तो आज भी कई जगह होता है। स्ट्रक्चर कैसा है इसका देखिए, ये क्या है, आपके पास है एक कार्बन जिससे जुड़े हैं 3 Cl, हाँ जी, और है एक कार्बन जिससे जुड़ी है एक हाइड्रोजन और 2 बेंजीन के दिव्य रिंग, उनके पैरा पोजीशन पर Cl है। अच्छा, कितना गंदा स्ट्रक्चर है, कीड़ों को भी बहुत गंदी लगती है, क्योंकि वो मर जाते हैं इसके कारण। अच्छा, ठीक है, जो भी है, यूजेस है क्या इसके, स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा। DDT का यूजेस इंसेक्टिसाइड के तौर पर बड़ा पॉपुलर है, क्योंकि इंसानों की खोपड़ी में छिड़क रहे हैं, जो मारने के लिए छिड़क रहे हैं। ये पुरानी बात है वर्ल्ड वॉर की, जब लोगों को होश नहीं था कि इतनी विषैली और कैंसरस होती है, तो लोगों के ऊपर डायरेक्टली इससे स्नान निकाल दिया जाता था, है ना। बहुत कुछ बेवकूफियां लोगों ने करी अतीत में, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे हैं। ये जो है एनिमल्स इसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाते, धीरे धीरे ये, क्योंकि पानी में तो सॉल्युबल होती नहीं, ये सॉल्युबल होती है फैट्स में, ऑयल्स में, तो फैट्स के जो टिश्यूज होते हैं ये उसमें जा जाके इकट्ठी हो जाती है और अल्टीमेटली ये कैंसर पैदा करती है। ठीक है, एक क्वेश्चन बिल्कुल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कायरल मॉलिक्यूल, कायरल कौन है, डाइक्लोरोमीथेन, ना क्लोरोफॉर्म, ना आयोडोफॉर्म, ना नन ऑफ दीस, कोई कायरल नहीं है, बेवकूफी बातें ना करिए हमसे। व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन DDT, ओ माय गॉड, DDT थी क्या, Cl, CH बेंजीन का रिंग और बेंजीन का रिंग, एक बेंजीन के रिंग में IHD कितना होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होती है 4, तो 2 बेंजीन के रिंग्स में होगी 8, और वाह, ऐसा, जी हाँ, 8 अष्ट, ये है, फाइन। द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन और इथेन आर कलेक्टिवली कॉल्ड फ्रेयॉन्स, ऑफ कोर्स, और क्या कहेंगे, ठीक है। Which of the following is correct regarding DDT? ठीक है, there are 12 sp2 carbon atoms in the structure of DDT, 12 है, हाँ, 2 बेंजीन रिंग है, 6 और 6 12, सच है, बात तो सही है। DDT is known as dichloro diphenyl trichloroethane, ठीक है। DDT is metabolized very rapidly by animals, no it is not, it is difficult to metabolize, in fact वो inert के रूप में पड़ी रहती है क्योंकि पानी में soluble नहीं होती, तो 2 ही सही है, 2 गलत बातें हैं। ठीक है, ऐसे ही सीखते रहिए, सिखाते रहिए, पढ़ते रहिए, चलो, क्योंकि आज की कहानी होती है समाप्त, और इसी के चैप्टर, इसी के साथ हेलो अल्केन्स और हेलोरीन्स का छोटा सा क्यूरिफाइड चैप्टर होता है समाप्त, मत भूलिएगा। इसका एक बहुत बड़ा खतरनाक पोर्शन था SN1 SN2 even E2 मैकेनिज्म्स का, जिसको हम रिएक्शन मैकेनिज्म में स्वतंत्र रूप से बहुत अच्छे से देख सकते हैं, देख चुके हैं। लेकिन इवन आपके बोर्ड के एग्जाम्स की दृष्टि से भी ये बहुत यूजफुल है जो हमने करा है, और ऑफ कोर्स जेईई मेन और एडवांस होते काम का है ही सही, राइट।
फिर मिलते हैं।